हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज आते हैं प्रकाश का परिवर्तन क्लास 10 लेक्चर वीडियो 5 में। हम लोगों ने लेक्चर वीडियो 4 में देखा था आपके अवतल दर्पण उत्तल दर्पण यानी गोलीय दर्पण को देखा था। उसके दो भाग होते हैं, दो पार्ट होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। आज हम लोग जो देखेंगे उनके जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं यानी गोलीय दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको हम लोग देखेंगे, जिसमें ध्रुव, मैंने बात किया था ध्रुव के बारे में, वक्ता केंद्र के बारे में, वक्ता त्रिज्या के बारे में, प्रधान अक्ष के बारे में, मुख्य फोकस के बारे में, है ना। तो ये सब आज हम लोग को देखना है। तो शुरू करते हैं। टॉपिक लिखेंगे आपका गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें हम लोग देखेंगे पहला नंबर जो पॉइंट होगा वह होगा ध्रुव। पहला नंबर पॉइंट होगा वो क्या होगा? ध्रुव, है ना जी। तुम लोग भी बोल सकते हो क्या होगा? ध्रुव। ध्रुव को इंग्लिश में बोलते हैं पोल। अब ध्रुव क्या है तो हम लोगों ने पढ़ा है क्लास में कि मान लेते हैं कोई गोलीय दर्पण है। कोई क्या है? गोलीय दर्पण है। ठीक है, गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया है ना। एक आपका क्या अवतल दर्पण में और एक आपका उत्तल दर्पण में। जो बाहर की ओर कलई किया गया है वो है अवतल दर्पण, जो अंदर की ओर कलई किया गया है वो है उत्तल दर्पण। यहाँ तक तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इसमें देखेंगे क्या कि मान लेते हैं ये सपोज डेट ये अवतल दर्पण है, ठीक है, बाहर की ओर कलई किया हुआ है, ठीक है। तो इसका जहां तक कलई किया हुआ रहता है, जहां तक कलई किया हुआ रहता है ना, वह उसके परावर्तक सतह होते हैं, है ना। ये अंदर वाले ये परावर्तक सतह है। तो जहां तक कलई किया, मान लीजिए सपोज डेट यहाँ तक किया है और यहाँ तक किया है, तो यही इनके परावर्तक सतह है। ठीक है, यही इनके क्या है? परावर्तक सतह है। तो कह सकते हैं किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के, है ना, मध्य बिंदु को, है ना, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, जिसे पी से सूचित करते हैं। जिसे किसे सूचित करते हैं? पी से। तो हम लोग यहाँ पे ध्रुव के बारे में कह सकते हैं, क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के, है ना, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ध्रुव कहते हैं। इसे पी से सूचित करते हैं, है ना, इसे पी से सूचित करते हैं। यहां तक तो हो गया। अब हम लोग आगे बात करें कि आपको पता है कि गोलीय दर्पण यानी कोई वृत्त है या कोई गोला है, उसका अपना केंद्र होता है। उसका अपना क्या होता है? केंद्र होता है। तो गोलीय दर्पण का भी क्या होगा? अपना एक केंद्र होगा। तो कह सकते हैं गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को हम लोग क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण का वक्ता केंद्र। क्या कहेंगे? वक्ता केंद्र। याद रखिएगा, क्या कहेंगे? वक्ता केंद्र। यानी अगला टॉपिक होगा, पॉइंट नंबर जो 2 होगा वो होगा वक्ता केंद्र। क्या होगा? वक्ता केंद्र। ठीक है, तो हम लोग सेकंड नंबर टॉपिक है वक्ता केंद्र। अब वक्ता केंद्र क्या है तो मैंने क्या बताया कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्ता केंद्र। इससे ये याद रखिएगा कि कोई भी गोला हो, है ना, जो वृत्तीय रूप में यानी कोई भी वृत्त हो या गोला हो, उसका जो केंद्र होता है, उसका जो क्या होता है? केंद्र होता है ना, वही मतलब उसका एक सेंटर होता है। उसका क्या होता है? सेंटर होता है। सेम इसी प्रकार गोलीय दर्पण का भी अपना क्या होता है? सेंटर होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? वक्ता केंद्र। तो कह सकते हैं, परिभाषा लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्ता केंद्र कहते हैं। याद रखिए, क्या कहते हैं? वक्ता केंद्र कहते हैं। और एक चीज याद होनी चाहिए कि वक्ता केंद्र को किससे सूचित करते हैं? सी, है ना, सी से। तो याद रखिएगा, वक्ता केंद्र को सी से सूचित करते हैं। सी से सूचित करते हैं। हो गया ये सेकंड पॉइंट। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3, आपका वक्ता त्रिज्या। क्या होता है? वक्ता त्रिज्या। तो वक्ता त्रिज्या क्या होता है? पता है वक्ता त्रिज्या? वक्ता त्रिज्या पता है? हाँ, तो वक्ता त्रिज्या पढ़ने से पहले एक चीज और पढ़ना है मुख्य अक्ष। क्या पढ़ना है? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। तो पहले हम लोग मुख्य अक्ष को देखते हैं, ठीक है, तभी हम लोग वक्ता त्रिज्या को अच्छे से समझ पाएंगे। मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष क्या है भाई? तो मुख्य अक्ष के बारे में हम लोग जानते हैं
कि किसी दर्पण के, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पन हो, किसी दर्पण के ध्रुव और उसके केंद्र अर्थात सी यानी वक्ता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है वह रेखा क्या होती है? मुख्य अक्ष होती है। वह रेखा क्या होती है? मुख्य अक्ष। तो कह सकते हैं कि ध्रुव तथा वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, है ना, मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग बात करेंगे मुख्य अक्ष हो गया तो हम लोग कहेंगे यहां से वक्ता त्रिज्या। नंबर 4 में क्या देखेंगे? वक्ता त्रिज्या। अब वक्ता त्रिज्या है क्या? अब यहां से हम लोग कह सकते हैं कि वक्ता केंद्र यानी किसी दर्पण का, चाहे वो दर्पण अवतल हो चाहे वो उत्तल हो, किसी दर्पण का ध्रुव और वक्ता केंद्र, किसी दर्पण का ध्रुव और वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, है ना, या उनके मध्य की दूरी, ये कह सकते हैं उनके मध्य की क्या दूरी, यही आपका क्या है? वक्ता त्रिज्या। यही क्या है? वक्ता त्रिज्या। तो वक्ता त्रिज्या के बारे में कह सकते हैं गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या, उसकी क्या त्रिज्या क्या कहलाती है? वक्ता त्रिज्या। त्रिज्या क्या बताता है? एक दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अगर देखा जाए किसी वृत्त है, मान लीजिए कोई वृत्त है, उस वृत्त के केंद्र से उसके जो सतह है ना, केंद्र से उसके जो सतह है यही इसका रेडियस है, यही क्या है? त्रिज्या। तो कह सकते हैं यहाँ से इसकी दूरी, यहाँ से यानी सेंटर से आपका पी की क्या बीच की दूरी ही आपकी क्या होती है? वक्ता त्रिज्या होती है। याद रखिएगा रेडियस है तो रेडियस को इसको आर से सूचित करते हैं। किससे? आर से। कहीं आपको स्मॉल आर मिलेगा या कैपिटल आर मिलेगा, याद रखिएगा इसे किससे सूचित करते हैं? आर से सूचित करते हैं। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ध्रुव तथा वक्ता केंद्र के मध्य की दूरी, वक्ता केंद्र के मध्य की दूरी, या भी कह सकते हैं गोलीय दर्पण के त्रिज्या कह सकते हैं। गोलीय दर्पण क्या त्रिज्या, है ना, या गोलीय दर्पण के त्रिज्या कह सकते हैं। गोलीय दर्पण के त्रिज्या को, क्योंकि वो तो त्रिज्या है, गोलीय दर्पण का रेडियस है त्रिज्या, गोलीय दर्पण की त्रिज्या को क्या कहते हैं? वक्ता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्ता त्रिज्या। यानी यहां से आप लोग ये चीज याद करते हैं कि ध्रुव और वक्ता केंद्र के मध्य की जो दूरी यानी जो मिलाने वाली रेखा वही हो गई मुख्य अक्ष, है ना, और वही जो मेजरमेंट कर दिए, है ना, ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी अगर आप देख लिए तो वही आपका हो गया वक्ता त्रिज्या। ठीक है, या ये कह सकते हैं गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्ता त्रिज्या कहते हैं। यानी यहाँ पे ये भी कर सकते हैं गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है। ये एक और परिभाषा लिख सकते हैं क्या कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्ता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्ता त्रिज्या कहते हैं। समझ आ रहा है? डिवीजन हो रहा है, समझ आ रहा है ना? चलिए अब इसको हम बात करें वक्ता त्रिज्या किससे सूचित करते हैं, तो कह सकते हैं इसे स्मॉल या कैपिटल आर से सूचित करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब आते हैं पॉइंट नंबर 5, वह होगा आपका द्वारक। क्या होगा? द्वारक के बारे में हम लोग जानते हैं। मान लीजिए कोई आदमी है जिनका अपना घर है, तो घर में एंट्री करने के लिए एक द्वार होता है। क्या होता है? द्वार होता है। उसी द्वार को हम लोग क्या कर सकते हैं? द्वारक कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार मैंने अभी क्या बताया कि मान लेते कोई दर्पण है, चाहे वो अवतल है चाहे उत्तल है, ठीक है, अगर वो यहाँ से कलई किया हुआ है, यहाँ से यानी इतना ही भाग आपका कलई किया हुआ है, यानी इतना ही भाग जो कर सकते हैं, जब प्रकाश इस पर पड़ेगा इतना ही भाग पे, तो वही क्या होगा? वो परावर्तित होगा। यहीं से कहीं से भी पड़ेगा तो वो क्या होगा? कहीं से भी पड़ेगा तो परावर्तित होगा, कहीं से भी पड़ेगा तो परावर्तित होगा। लेकिन अगर यहाँ पड़ेगा तो ये तो पार कर जाएगा, यहाँ पड़ेगा तो ये क्या कर देगा? पार कर जाएगा, क्योंकि ये रंगा हुआ नहीं है। यानी कह सकते हैं प्रकाश के लिए ये इतना भाग यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग जो प्रकाश के लिए क्या हो गया? यही इसका द्वार हो गया। यही क्या हो गया? द्वार हो गया। यानी यही इसका द्वारक हो गया। यही इसका क्या हो गया? द्वारक हो गया। बात समझ आ गया? द्वारक समझ आया? तो द्वारक की परिभाषा अगर लिखना हो तो द्वारक की परिभाषा क्या लिखेंगे क्या कि दर्पण के परावर्तक सतह के क्षेत्र को
दर्पण के परावर्तक सतह के क्षेत्र को, यानी जो दर्पण था उसका जितना परावर्तक सतह था, है ना, जहां पे वो प्रकाश आपतित हो रही थी और से परावर्तित हो रही थी, तो दर्पण के परावर्तक सतह के क्षेत्र को उसका द्वारक कहते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि दर्पण के परावर्तक सतह के क्षेत्र को उसका द्वारक कहते हैं। उसका क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब अगर बात करें, इसी पढ़ना है मुख्य आपका फोकस। क्या पढ़ना है? मुख्य फोकस। अब मुख्य फोकस है क्या? तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, मान लीजिए कोई दर्पण है, अभी देखा जाए पिक्चर काम आएगा बहुत। ये मान लीजिए कोई दर्पण है, बोल रहा है क्या ये आपका क्या है? मुख्य अक्ष है। ये मान लेते ये आपका ध्रुव है और ये आपका क्या है? मान लीजिए सेंटर है। तो बोल रहा है क्या, किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है, सीपी मुख्य अक्ष है, उसके समांतर आती प्रकाश की किरणें, ये किरणें आ रही हैं, है ना, किरणें आ रही है, आपतित हो रही है दर्पण पर, है ना, आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है ना, मिलती है या कटती हुई प्रतीत होती है, वही उसका क्या कहलाता है? मुख्य फोकस। वही उसका क्या कहलाता है? मुख्य फोकस। बात समझ आया? तो हम लोग बात करें नंबर 6 का, मुख्य फोकस। क्या? मुख्य फोकस, या इसको नॉर्मली फोकस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस। तो कहेंगे मुख्य फोकस या फोकस के बारे में क्या कहेंगे? तो कह सकते हैं किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, किसके बाद? परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के, किसके? मुख्य अक्ष के, क्योंकि मिलेगा कटेगा कहाँ पे? मुख्य अक्ष पर ही। मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या कटती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु मुख्य फोकस कहलाती है। वह बिंदु क्या कहलाती है? मुख्य फोकस कहलाती है। वह बिंदु क्या कहलाती है? मुख्य फोकस कहलाती है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं ना। अब याद रखिएगा, मुख्य फोकस को किससे सूचित करते हैं? हाँ, मुख्य फोकस को कैपिटल F से, ठीक है, कैपिटल F से सूचित करते हैं। याद रखिएगा, मुख्य फोकस को किससे सूचित करते हैं? कैपिटल F से सूचित करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, नंबर 7 आएगा, वो आपका होगा क्या? फोकस दूरी। क्या आएगा? फोकस दूरी। अब फोकस दूरी क्या है? तो जैसे आप लोगों ने पढ़ा वक्ता त्रिज्या क्या था? तो केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी, अब क्या था? वक्ता त्रिज्या। क्या था? वक्ता त्रिज्या। इसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं मुख्य फोकस से, कहां से? मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी, ठीक है, मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि मुख्य फोकस से आपका ध्रुव, है ना, ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। याद रखिएगा। अब इसे किससे सूचित करते हैं भाई? तो इसे स्मॉल f से, है ना, सूचित करते हैं। याद रखिएगा, इसे किससे सूचित करते हैं? स्मॉल f से सूचित करते हैं, ठीक है, इसे सूचित करते हैं किससे? स्मॉल f से। यहाँ तो कोई दिक्कत? एग्जाम में आता है आपका ध्रुव के बारे में। ध्रुव किसे कहते हैं? तो ध्रुव के बारे में पढ़ा कि दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ध्रुव के बाद हम लोगों ने वक्ता केंद्र पढ़ा, यानी गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को वक्ता केंद्र कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने मुख्य अक्ष पढ़ा, तो कह सकते हैं वक्ता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है ना, वही आपका क्या होता है? मुख्य अक्ष होता है। वही क्या होता है? मुख्य अक्ष होता है।
उसके बाद हम लोग वक्ता त्रिज्या पढ़े, तो वक्ता त्रिज्या के बारे में क्या आता है कि वक्ता केंद्र और ध्रुव के मध्य की दूरी है ना, वक्ता केंद्र और ध्रुव के मध्य की दूरी या गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले के त्रिज्या को, उस गोले के त्रिज्या को हम लोग क्या कहते हैं, वक्ता त्रिज्या कहते हैं, जिसे आप लोग स्मॉल आर से सूचित कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा द्वारक, क्या देखा, द्वारक। तो द्वारक में कह सकते हैं कि दर्पण के परावर्तक सतह के क्षेत्र को, यानी जहां दर्पण आकर आपतित होती है वैसा क्षेत्र दर्पण के कि जहां पर वो आपतित होती है, आपतित होने के बाद परावर्तित होती है, तो वो पूरा क्षेत्र, वो पूरा एरिया क्या कहलाता है, द्वारक कहते हैं। जहां दर्पण प्रवेश करती है, यानी जिस क्षेत्र से दर्पण प्रवेश करती है सब उसी को कहेंगे दर्पण का द्वारक कहेंगे। क्या कहेंगे, दर्पण का द्वारक। उसके बाद मुख्य फोकस है, क्या है, मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस में क्या पढ़े कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, यानी दर्पण है, ये दर्पण है, दर्पण के मुख्य अक्ष का सीपी है ना, इसके समांतर आती प्रकाश की किरणें है ना, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, कटती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, वह उसका क्या कहलाता है, मुख्य फोकस। क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा फोकस दूरी, क्या देखा, फोकस दूरी। कह सकते हैं मुख्य फोकस और ध्रुव, है ना, यही ना जी, आपका मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे, जिसे स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, स्मॉल एफ से। यहां तक कोई दिक्कत समझ आ रहा है? चलिए अब आगे देखते हैं। अब अगला जो टॉपिक देखेंगे, हम लोगों ने मुख्य फोकस देख लिया, फोकस दूरी को याद रखिएगा, फोकसांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकसांतर कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे आवर्धन। क्या देखेंगे, आवर्धन, है ना, क्या देखेंगे, आवर्धन। आवर्धन किसे कहते हैं, पता है किसी को, किसे कहते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और, जोर से बोलो, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बीम की ऊंचाई को क्या कहते हैं, उसके अनुपात को, उसके अनुपात को, यानी कह सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और दूरी भी लगा सकते हैं क्या, या दूरी है कि नहीं, प्रतिबिंब की ऊंचाई या दूरी तथा बिंब किसको बोलते हैं जी, वस्तु, तथा बिंब की ऊंचाई, यही ना जी, बिंब की ऊंचाई या दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल एम से सूचित करते हैं, है कि नहीं, इसे किससे सूचित करते हैं, स्मॉल एम से। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि आवर्धन इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई या दूरी बटा बिंब की ऊंचाई या दूरी, है ना। तो कह सकते हैं आवर्धन इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई या दूरी बटा बिंब की ऊंचाई या दूरी, यही ना। इसे एम से सूचित कर दिया, देखिए किससे, एम से। अब देखिए प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है ना, याद रखिएगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई को ना आप एच डैश से, किससे, एच डैश से याद रखिएगा, ऊंचाई की बात करेगा, है ना, ऊंचाई के संदर्भ में। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश से और बिंब की ऊंचाई को एस से सूचित करते हैं। तो यह एक आता है सूत्र एम इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, ठीक है। या अगर दूरी की बात करेगा, किसकी, दूरी की, तो आपका दूरी जो निकाला जाता है, वस्तु का दूरी निकाला जाता है दर्पण से, है ना, तो वह आपका दूरी होता है आपका किसका, अगर प्रतिबिंब की दूरी की बात करेगा तो भी क्या होगा, भी, और वस्तु की दूरी की बात करेगा तो यू। तो हम लोग दूरी के संदर्भ में कह सकते हैं एम इक्वल टू वी बाई यू, है ना, एम इक्वल टू वी बाई यू। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे है बिंब की प्रकृति। क्या है टॉपिक, बिंब की प्रकृति, है ना, बिंब की प्रकृति। तो ये ज्यादा कुछ है नहीं। बिंब की प्रकृति का मतलब क्या है, यानी बिंब की प्रकृति का मतलब यह है कि यह पता करना कि बिंब जो है ना वास्तविक है या आभासी, बिंब जो है ना वास्तविक है या आभासी, ठीक है, बिंब वास्तविक है या आभासी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक, वह देखेंगे एफ इक्वल टू आर बाई टू। क्या देखेंगे, एफ इक्वल टू आर बाई टू, अर्थात कह सकते हैं आपका फोकस दूरी और किसमें, वक्ता त्रिज्या, फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या में संबंध। क्या देखेंगे, फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या में संबंध, जो आपके एग्जाम में आते रहता है कि नहीं। तो टॉपिक है क्या, फोकस दूरी यानी स्मॉल एफ, है ना, तथा वक्ता त्रिज्या स्मॉल आर में क्या संबंध। या कभी कभी भी क्वेश्चन आता है ना, एफ इक्वल टू आर बाई टू सूत्र की, हाँ,
स्थापना करें या व्युत्पन्न करें। कभी कभी क्वेश्चन इस रूप में भी आता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। चलिए अब देखा जाए, हम लोग अवतल दर्पण में बात करेंगे। कोई एक ही एग्जाम में आता है, जनरली अवतल दर्पण में आता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण के संदर्भ में हम लोग देखते हैं। किसके संदर्भ में? अवतल दर्पण के संदर्भ में। अवतल दर्पण के संदर्भ में। ठीक है, अवतल दर्पण के संदर्भ में हम लोग देखेंगे। मान लेते हैं यह आपका क्या है? अवतल दर्पण है। ये क्या है? अवतल दर्पण। या इसका जो कर सकते हैं रंगा हुआ भाग, अर्थात अंदर का ये आपका क्या हो गया? परावर्तक सतह हो गया। ठीक है, और यह आपका जो है ना क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया, है ना। और यह हो गया आपका केंद्र, और यह हो गया ध्रुव। ठीक है, कोई दिक्कत? मान लेते हैं कि यहाँ पे पिक्चर में देखिएगा कि कोई किरण किसी बिंदु से मुख्य अक्ष के समांतर आती है, किसी बिंदु से मुख्य अक्ष के समांतर आती है, और दर्पण के M1 बिंदु पर आपतित होती है। दर्पण के M1 बिंदु पर आपतित होती है तथा परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से गुजरती है। परावर्तन के बाद क्या होती है? मुख्य फोकस F से गुजरती है। ठीक है, ये चीजें हैं। अब इस कंडीशन में क्या है? देखो, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, है ना। प्रकाश के परावर्तन के नियम से यह है आपतित किरण और यह क्या है? परावर्तित किरण। तो इस पर एक डाला गया अभिलंब, यानी M1C पर डाला गया अभिलंब, है ना। ये अभिलंब हो गया। इस पे क्या करेंगे? अभिलंब हम लोग डाल देते हैं ना। अभिलंब एक डाल देते हैं। M1C क्या है? एक अभिलंब है, यानी M1C क्या है? अभिलंब है। ठीक है, आप लोग पढ़ चुके हैं आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो दर्पण के एक ही तल में है कि नहीं? तीनों, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। तो ये हो गया I, ये हो गया R, ये हो गया आपतन कोण I, हो गया आपतन कोण R, हो गया परावर्तन कोण। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि माना कि M1 M2, ये आपका M2 है, तो कह सकते हैं कि माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है ना। माना M1 M2 क्या है? एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव ध्रुव क्या है? P, जिसका ध्रुव P, वक्ता केंद्र C, है ना। और ये कह सकते हैं C और P के मध्य की दूरी को क्या कहेंगे? C और P के मध्य की दूरी को, अरे त्रिज्या, ये R हो गया, है ना। और F और P की दूरी को फोकस दूरी तो कह सकते हैं जिसका ध्रुव P, वक्ता केंद्र C तथा वक्ता त्रिज्या स्मॉल r एवं फोकस दूरी स्मॉल f है ना। बोल क्या है कि मान लेते हैं कि M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्ता केंद्र C तथा वक्ता त्रिज्या R, वह फोकस दूरी क्या है आपका? F है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बोल रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर AM1 किरण आपके दर्पण पर आपतित हो रहा है। तो कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर, है ना। ये A है, मान इसको क्या मान लेते हैं? A, मुख्य अक्ष के समांतर AM1 किरण दर्पण के M1 बिंदु पर क्या हो रही है? आपतित होती है। दर्पण के M1 बिंदु पर क्या होती है? आपतित होती है तथा परावर्तन के बाद किसे? तथा परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है ना। तथा परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है ना। परावर्तन के बाद क्या होती है? मुख्य फोकस से गुजरती है। अब कह रहा है क्या कि M1C को मिलाया, M1C को क्या कर दिया? मिला ना। M1C को मिला, यही अभिलंब डाला था। M1C को मिलाया, तो कह सकते हैं कि अब कौन, है ना। अब कौन AM1C बराबर C M1F, जो आपका परावर्तन के नियम से है ना। क्या AM1C यानी आपतन कोण, है ना। और कह रहे C M1 और F, यह हो गया परावर्तन कोण। तो परावर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण, है ना, ये दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर है। दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर है। तथा कोण AM1C बराबर कोण M1CF, यानी कह रहा है कि जब ये कोण आपस में बराबर है, यानी I
कोण आई और कोण आर आपस में क्या है, बराबर है। तो आपका ए M1 C है ना, यानी ये वाला कोण है ना, और M1 ये M1 C और F यानी ये वाला कोण, यानी दोनों कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, जो क्या है, एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण। यानी यही कोण कौन सा है, एकांतर कोण। ये कोण कौन सा है, एकांतर कोण। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसलिए कर सकते हैं जब ये दोनों, देखो यहां से इसको समीकरण 1 समीकरण 2 मान सकते हैं, या यहाँ पे देखो जनरल दिखाई दे रहा है, यह दोनों कोण इस दोनों कोण के बराबर है, यानी ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है, जो परावर्तन के नियम से, एकांतर के नियम से। तो कर सकते हैं ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। जब LHS बराबर तो RHS क्या, बराबर कर सकते हैं। इसलिए कोण C M1F बराबर कोण M1CF कर सकते हैं ना। कोण C M1F बराबर क्या, कोण M1CF है ना। इसलिए कर सकते, देखिए कोण C है ना आपका M1 और F, यानी ये कोण C M1F, ये कोण, और कह रहे हैं क्या, M1 C और F, ये भी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। चलिए यहां पे कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब कर सकते हैं, इसलिए आपका F M1 इक्वल टू FC, यानी इसलिए कह रहा है कि जो F M1 जो है वो लगभग बराबर किसके, FC के। किसके बराबर, FC। यानी आप अगर इसको ऐसे कीजिएगा, यह पिक्चर छोटा बन गया है, आप अगर इसको ऐसे कीजिएगा, आप इसको अगर ऐसे कीजिएगा तो देखा जाएगा कि यह आपका रेखा और यह रेखा दोनों आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ये दोनों रेखा आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यहां से दोनों में आपस में क्या हो गया, बराबर। और क्या कह रहा है, यदि मान लेते हैं कि जो ये द्वारक है, ये क्या है, द्वारक है, इसको छोटा कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, छोटा। यानी M1 जो है ना P के नजदीक हो, यहाँ पे आ जाए। M1 कहाँ आ जाए, P के नजदीक। बोला कि यदि 1 मिनट, द्वारक छोटा करें, यानी M1 P के बहुत नजदीक हो है ना। M1 किसके, P के बहुत नजदीक हो, तो कह सकते हैं क्या कि आपका जो F M1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, FP के। F M1 बराबर किसको हो जाएगा, FP, क्योंकि जब ये यहाँ आ जाएगा, जब यहाँ पे आप M1 लिख दीजिएगा तो ये इस तरह से हो जाएगा, यानी ये रेखा इस तरह से जाएगी, तो दोनों तो लगभग आपस में क्या दिख रही है, बराबर दिख रही है। तो कह सकते हैं कि यदि द्वारक छोटा करें, यानी M1 P के बहुत नजदीक हो, तो F M1 बराबर क्या, FP। F M1 बराबर हो जाएगा किसके, FP के बराबर हो जाएगा। कर सकते हैं। इसलिए आप यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका जो FC है, क्या है, FC है, वो F M1 के बराबर है, और F M1 बराबर है किसके, FP के। तो कह सकते हैं कि FC बराबर क्या, FP। इसलिए FC बराबर क्या, FP। कह सकते हैं ना कि जब ये देखो, ये F M1 बराबर है FC के, और यहाँ पे F M1 बराबर हो गया FP के, तो कह नहीं सकते हैं कि FC बराबर क्या, FP। FC बराबर क्या, FP। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम लोग यहाँ से चीज देखेंगे, क्या देखेंगे कि मान लेते हैं ये CF यानी CP जो दिया है ना, क्या दिया है, CP, या कर सकते हैं PC जो बना है, क्या बना है, PC जो बना है वो किससे मिलकर बना है, FP प्लस क्या, FP प्लस क्या, FC, इसी से मिलकर बना है। FP प्लस क्या, FC से मिलकर बना है ना जी। यानी देखा जाए आपका जो PC है ना, PC है यानी वक्ता केंद्र और ध्रुव है, ये मिलके बना किससे है, तो कर सकते हैं इनसे, यानी फोकस दूरी, और कर सकते हैं इनसे और इनसे मिलकर बना है, यानी PF, और कर सकते हैं FC से मिलकर बना है। तो हमको पता है कि कर सकते हैं FB बराबर क्या है, FP बराबर क्या है, FC, या FC बराबर क्या है, FP। तो हमको तो इसकी नहीं पता है, इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन आपको FP के बारे में जानकारी है कि FB बराबर क्या होता है, स्मॉल f, यानी फोकस दूरी है ना। आपको पता है कि FB क्या है, स्मॉल f यानी फोकस दूरी है। तो हम लोग कह सकते हैं, आपका क्या कह सकते हैं कि PC बराबर है ना, FP तो है ही, और FC की जगह रिप्लेस करके क्या रख देंगे, FP, यानी कह सकते हैं FP प्लस क्या, FP, क्योंकि पता है कि FP बराबर ही क्या है, FC है ना। कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब यहाँ पे एक चीज पता है, क्या पता है कि PC ही क्या आपका स्मॉल r है, PC क्या आपका स्मॉल r है, और FP क्या है आपका स्मॉल f है, और यह FP आपका स्मॉल f। क्यों कह सकते, चूंकि PC बराबर स्मॉल r तथा आपका FP बराबर क्या, स्मॉल f, यही ना जी। तो हो गया R इक्वल टू क्या, R इक्वल टू FF 2F आ गया, R इक्वल टू FF 2F।
R इक्वल टू क्या FF2F, R इक्वल टू FF2F आ गया तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब R इक्वल टू आपका 2F आ गया इसलिए कर सकते हैं F इक्वल टू क्या हो जाएगा R/2, F इक्वल टू क्या हो सकता है R/2। बात समझ आ गया। यहां से हम लोगों ने देखा कि आपका फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है ना, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध, यानी कह सकते हैं कि फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है आधी होती है, फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और वक्रता त्रिज्या जो होता है वो फोकस दूरी क्या होती है दुगनी होती है। ठीक है, हो गया यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो आज का जो भी है वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है।